नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। सिटीजनशिप को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और आर्टिकल 5 टू 11 जो सिटीजनशिप का था उसको हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। आर्टिकल 11 ने कह दिया था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसने कहा था जितने भी प्रोविजंस होंगे सिटीजनशिप एक्वायर कराने के, सिटीजनशिप लूज कराने के, वो सारे के सारे कौन प्रोवाइड करेगा? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने वो कौन से प्रोविजंस रखे सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, सिटीजनशिप को लूज करने के लिए, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग सिटीजनशिप एक्ट हमारा 1955 का है और ये एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लागू होने के बाद, कमेंसमेंट्स के बाद, यानी 26 ऑफ जनवरी 1950, उसके बाद की बात करता है। तो अभी तक इसमें 8 अमेंडमेंट्स हुए हैं, 57, 60, 85, 86, 92, 2003, 5 एंड 15। इसके अलावा एज रिसेंट एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके क्या प्रोविजंस थे, इसके क्या प्रोज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वैलिड करार दिया जा सकता है या नहीं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे वंस वी केटर टू अनदर वीडियो। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। खैर, तो अच्छा, आपको ये याद नहीं भी रखना है, मतलब आप ये याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, कौन से ईयर में क्या चीज अमेंड हुई थी, किस वर्ड को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, वो सब इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे भी। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं। एक्विजिशन मींस एक्वायर करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्राप्त की, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की क्या प्रावधान है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है बाय बर्थ, दैट इज बाय बर्थ। हम लोग फॉलो करते हैं द लॉ यस सोली। यस सोली मींस लॉ ऑफ द सॉइल, लॉ ऑफ द सॉइल। यस सोली का मतलब है लॉ ऑफ द सॉइल, एंड यूएसए भी हमारी तरह इसको फॉलो करता है। मींस एनी पर्सन हु इज born, in fact many countries follow this, right? Any person born within the territories of India or within the territories of USA would be the citizen of that respective country. For example, if I am born in India, I'll be the citizen of India only. Means मैं, मेरा अगर जन्म भारत की धरती पे हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भारत का एक सिटीजन हूं, भारत का एक नागरिक हूं, और यूएसए के लिए भी कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा। अब यस सोली जो है बाय बर्थ, बाय बर्थ का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को द बर्थ इज टेरिटरी, राइट? टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसकी बात चल रही है। इसके लिए ये भी एक प्रावधान था और ये 1987 में ये ऐड किया गया, उससे पहले तक ये था, 1987 में इस प्रावधान को ऐड किया गया और 1987 के अमेंडमेंट के बाद में बी पॉइंट यहां पे आ गया, जो कि कहता है वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ सिटीजन एंड अदर इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट। अच्छा, 1987 से लेके 2003 तक क्या, 1987 से लेके 2003 तक जो था वो था कि वन ऑफ द सिटीजन इज ए, वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ सिटीजन एंड द अदर इज नॉट एन इमिग्रेंट। बट हुआ ये कि इलीगल 2003 में ऐड कर दिया गया। तो ये जो वर्ड है इलीगल, इसको 2003 में अमेंडमेंट के बाद में ऐड कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर, फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, कोई भी एक, माता या पिता में से कोई भी एक सिटीजन हो इंडिया का, एंड दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। एट द टाइम का मतलब यह हुआ कि जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स पेश करके भारत में नहीं रह रहे थे, उन्होंने कोई भी माइग्रेशन रूल्स का ब्रीचिंग नहीं की थी, वो एक इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा अगर उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स पेश किए हों या फिर जितने भी लॉज हैं, इमिग्रेशन लॉज हैं, उनका ब्रीचिंग किया हो। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब है यस सैंग्विनिस। यस सैंग्विनिस का मतलब है लॉ ऑफ द ब्लड, लॉ ऑफ द ब्लड, लैटिन वर्ड है ये। सैंग्विन मीन्स ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड, एंड बाय द वे
अगर मच्छरों की बात करें तो वी कॉल देम सैंग्विनिवोरस। सैंग्विनिवोरस का मतलब ये हुआ जो ब्लड का सेवन करके ब्लड को के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों के। जस्ट आया तो आपको बता दिया। सो बाय डिसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यस सैंग्विनिस, लॉ ऑफ द ब्लड, ये क्या कहता है? आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और साथ के साथ में यह भी ध्यान रखना है, साथ के साथ में वो जो पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये जो यस सैंग्विनिस है ये फॉर टेरिटरी आउटसाइड, हम ये कह सकते हैं टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इंडियन सिर्फ इंडिया में ही रहें, आज पूरे भारत के लोग जो हैं पूरे विश्व में फैले हुए। तो यदि कोई पर्सन, मदर या फादर सिटीजन ऑफ इंडिया है और जो दूसरा है वो कोई फॉरेनर है, तो भी द चाइल्ड कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 साल के अंदर अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में हो जाना चाहिए, और साथ के साथ में जो माइनर होगा, जो चाइल्ड होगा, वो डुअल पासपोर्ट नहीं रख सकता। कहने का मतलब अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, ये ध्यान में रखना, अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की उम्र तक वो डुअल सिटीजनशिप उसकी रहेगी, उसकी डुअल सिटीजनशिप रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल उसकी डुअल सिटीजनशिप रहेगी। वो इंडिया, फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज बोर्न इन यूएसए, देन ही और शी, द माइनर, विल बी द सिटीजन ऑफ यूएसए एज वेल एज ऑफ इंडिया, लेकिन पासपोर्ट उसका एक ही कंट्री का होगा, डुअल पासपोर्ट नहीं हो सकता। पासपोर्ट या तो इंडिया का या फिर यूएसए का। अच्छा, इंडिया डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करता, तो इस माइनर को अप टू 18 ईयर्स चलेगा, बट इस माइनर को 18 साल होते ही 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स, इसको क्या करना पड़ेगा? जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसको रजिस्ट्रेशन टू इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बाय रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। बट ये समझ लीजिए कि जैसे ही 18 ईयर्स ऑफ एज हुई उस माइनर की, तो उस तक तो वो उसकी ड्यूअल सिटीजनशिप रह सकती है, मींस ऑफ यूएसए फॉर एग्जांपल और इंडिया, नो प्रॉब्लम। बट एट द टाइम व्हेन ही इज 18, तो विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इफ he wants to or she wants to acquire for Indian citizenship। प्रोविजन ये है, राइट? और डुअल पासपोर्ट तो वो कभी नहीं रख सकते, 18 साल तक डुअल पासपोर्ट भी नहीं रख सकते। तो ये है बाय डिसेंट और द कॉन्सेप्ट ऑफ यस सैंग्विनिस, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करता। यूएसए अलाउ करता है, नो प्रॉब्लम, बट इंडिया डज नॉट अलाउ। तो हम नहीं करते तो हम लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और हां, अगर इन केस उस माइनर ने एट द एज ऑफ 18 अप्लाई नहीं किया, तो उसकी एक सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, वो टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब समझिए आप। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कॉन्सेप्ट समझिए आप। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि हम लोग एबोरिजिनल्स हैं। एबोरिजिनल का मतलब हम लोग नेचुरल रेजिडेंट्स हैं इंडिया के। व्हाई? बिकॉज हम लोगों का जन्म भी यहीं पे हुआ, हम लोग इसी परिवेश में पले बढ़े, और हमारे लिए जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसकी समझ ज्यादा है। लेकिन जो एक फॉरेनर आ रहा है, जो एक एलियन व्यक्ति है, उसकी उतनी समझ नहीं होगी। हो सकता है वो हमारे कल्चर के प्रति इतना संवेदनशील ना हो सकता है वो हमारे कल्चर को इतना रिस्पेक्ट ना करता हो इनिशियली, बट फॉर एग्जाम्पल वो आया, रहा, और रहने के बाद में उसे अच्छा लगा, उसको कल्चर पसंद आया, तो ये प्रोसेस नेचुरलाइजेशन के अंडर में आना शुरू हो जाएगा। और नेचुरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एक माइंडसेट के साथ में दिया गया है। देखिए नेचुरलाइजेशन क्या कहता है। पहला जो है वो तो व्हाट्सएप के फीचर की तरह है। जी हां, ये व्हाट्सएप के एक फीचर की तरह। आप बोलोगे कैसे?
जैसे आपने मान लीजिए अपना ब्लूटिक ऑफ किया तो आपको भी किसी का ब्लूटिक नहीं दिखेगा। तो नेचुरलाइजेशन के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो उस कंट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरियन कोई पर्सन है, अब वो आके इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे, तो वो बंदा इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया अलाउ नहीं कर रहा इंडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन से वहां का सिटीजनशिप लेने के लिए। तो पहली चीज, वो पर्सन उस कंट्री को बिलोंग नहीं करना चाहिए जो कंट्री इंडियन सिटीजन्स को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप लेने से डिनाई करती है। इट्स जस्ट लाइक व्हाट्सएप फीचर, आप मेरा ब्लूटिक नहीं देख सकते, मैं अपना ब्लूटिक आपको नहीं दिखाना चाहता तो मैं आपका भी नहीं देख पाऊंगा। मींस अगर आप नेचुरलाइजेशन के लिए इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं टू बिकम अ सिटीजन, देन आपकी कंट्री भी इंडियंस को अलाउ करनी चाहिए ताकि वो वहां के सिटीजन बन सके थ्रू नेचुरलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वो व्हाट्सएप के फीचर की ही तरह है। अच्छा, इन लोगों को जैसे ही सिटीजनशिप इंडिया की मिली, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को रेनाउंस कर देना होगा। रेनाउंस मतलब विलिंगली गिव अप कर देना होगा। हैज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ, देखिए ये बात शुरू हो गई ना जो मैंने कहा था। अच्छा, ये किस लिए? क्योंकि नो डुअल सिटीजनशिप, इंडिया डज नॉट फॉलो डुअल सिटीजनशिप। हम लोग डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते इसीलिए, है ना, नो डुअल सिटीजनशिप एट ऑल। अच्छा, हैज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज फ्रॉम 8th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8th शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है, वहां पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस और वो लैंग्वेजेस में से किसी एक की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, ये किस लिए? ताकि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी कि हमारे परिवेश में, हमारे सामाजिक परिवेश में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में वो पर्सन घुल मिल जाए और उसका पहला कदम है लैंग्वेज। उसका पहला कदम है लैंग्वेज। हमारे सोशल कल्चर को वो समझ तब पाएगा जब उसे लैंग्वेज आती हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटेंट्स टू रिसाइड इन इंडिया आफ्टर, ये नहीं कि ठीक है सिटीजनशिप मिल गई अब गए दूसरी जगह छुट्टियां मना रहे हैं, नहीं। यू हैव एन इंटेंशन टू रिसाइड इन इंडिया, छुट्टियां मनाओ बट वहां लंबे समय तक रहो मत। आगे देखेंगे हम लोग टर्मिनेशन में कि यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि नेचुरलाइजेशन हो गया उसके 7 साल तक आप बाहर हैं, नहीं, टर्मिनेट, तुरंत टर्मिनेट। तो दैट इज वाई इंटेंशन भी होना चाहिए कि आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ डोमिसाइल, याद कीजिए कल पिछले लेक्चर में ही देखा था डोमिसाइल होना। व्हाट इज डोमिसाइल? रेजिडेंट है, साथ के साथ इंटेंशन भी है लंबे समय तक रहने की। तो इंटेंट्स टू रिजाइड इन इंडिया आफ्टर नेचुरलाइजेशन, ये नहीं कि आए और खेल खेल में ले लिया, नहीं। हालांकि प्रोसेस ही इतना रिगरस है, टफ है कि खेल खेल की तो बात ही हटाइए। खैर, प्रेसीडिंग 1 year ऑफ एप्लीकेशन मस्ट नॉट हैव लेफ्ट इंडिया, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, नेचुरलाइजेशन के थ्रू जब आप इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब एक प्रोविजन ये है जो कि यहां पे मेंशन नहीं है कि आपको इंडिया में 14 साल तक रहना होगा। 14 इयर्स तक आपको रहना होगा, जिसमें कि इन टोटो, ठीक है, आप बाहर आ जा सकते हैं, इन टोटो क्यूमुलेटिवली 12 इयर्स, मतलब इन टोटो 12 साल, ठीक है। आना जाना अगर हम लोग मिला के छोड़ दें, 14 में से 12 साल आपको इंडिया में रहना है। अब आपने अप्लाई किया एप्लीकेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आज आपने अप्लाई किया, आज है 31 अगस्त 2021, आपने अप्लाई किया तो हम देखेंगे 31 अगस्त 2022 से लेके आज तक क्या आप इंडिया में लगातार रहे हैं। सो प्रेसीडिंग 1 year, दिस इज प्रेसीडिंग 1 year ऑफ एप्लीकेशन मस्ट नॉट हैव लेफ्ट इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब 11 साल हो गए एक तरीके से। कहने का मतलब यह हुआ कि क्यूमुलेटिवली एप्लीकेशन देने से पहले 11 साल आपको इंडिया में रहना है, आप रहे होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करोगे उससे पहले 1 साल की तो मतलब आपको लगातार रहना ही है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन। कॉन्सेप्ट क्या है?
इसमें मतलब इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आके भारतीय परिवेश में भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारतीय परिवेश में ढलना भी होगा। उसके लिए 12 साल का समय एक सफिशिएंट समय माना गया है। 14 साल का समय बोला गया तो 14 साल के वनवास में तो राम भी रहे थे और उस 14 साल के वनवास को पांडवों को भी दिया गया था। तो कहा जाता है कि इस समय आपका रिफॉर्म हो चुका होगा। तब तक आप बहुत अच्छे से किसी भी समाज को, किसी भी परिवेश को ढंग से समझ चुके होंगे। दैट्स वाई 14 ईयर्स। बट ठीक है, आने जाने का थोड़ा लीनियंसी है, स्ट्रिक्टली नॉट 14 ईयर्स, 12 ईयर्स। और एप्लीकेशन आपने की उससे 1 साल पहले तक आप कंटिन्यूसली इंडिया में रहने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये है कि मान लो मैं हूं या मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है एंड ही बिलोंग्स टू लेट अस से कोई कंट्री है, फ्रांस की कंट्री है। वो कहता है कि नहीं, मुझे फ्रांस अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इंडिया में रहना है। तो क्या उसको ये रिगरस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? क्या उसे ये रिगरस फॉलो अप लेना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने इंडिया की एकदम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, मान लीजिए साइंस में सर्विस की है, फिलॉसफी में सर्विस की है, आर्ट एंड कल्चर में की है, वर्ल्ड पीस को प्रमोट किया है और ह्यूमन प्रोग्रेस में किसी ना किसी तरीके से उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो क्या हम उसे भी नेचुरलाइजेशन के लिए सब्जेक्ट करेंगे? नो, नो। याद कीजिए, आर्टिकल 11 ने सारा का सारा बर्डन किस पे डाला था? पार्लियामेंट पे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे थी? पार्लियामेंट पे। सो पार्लियामेंट बाय लॉ दे कैन सिंपली इनकलकेट दैट। इसके लिए जो नोडल एजेंसी होती है वो है मोहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नोडल एजेंसी है एंड यही रेगुलेट करती है सिटीजनशिप वाले मैटर्स को। तो दे कैन गिव सिटीजनशिप विदाउट नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के बिना भी सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो जो पर्सन है उसने कोई एक डिस्टिंग्विश सर्विस दी हो, साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर, वर्ल्ड पीस या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस को प्रमोट करने में, राइट। और इसके अलावा जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं, बाहर के लोग हैं, बनना चाहते हैं, उनको एक ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अब शपथ लेते हैं इस माध्यम से कि आप भारत के संविधान का सम्मान और उसका पालना एकदम मन से, तन से, धन से, हर रूप से करेंगे। अवहेलना आप किसी भी रूप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नहीं करेंगे, भारतीय संविधान की अवहेलना कतई नहीं करेंगे, ये आपका ओथ है। देन यू आर वेलकम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और एग्जाम्पल्स भी हैं इनके, जैसे मदर टेरेसा, प्रोफेसर जॉन ड्रेस, अदनान सामी एज रिसेंट। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बाय नेचुरलाइजेशन दे वर गिवन। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए पहले ये तो फॉलो होने ही चाहिए, ये मैं बता चुका हूं कि 14 इयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फॉलो होना चाहिए। जी हां, बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की बात हम टर्मिनेशन में भी करेंगे एक बार, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? उनके अलावा जो करना चाहते हैं, नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, कोई एक पर्सन जो मैरिड हो इंडियन सिटीजन से और 7 साल तक इंडिया में रहा हो, दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए आज है 2021, 31 अगस्त, राइट। आज से 7 साल पहले आज आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, राइट। आज आप एप्लीकेशन दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आज से 7 साल पहले तक आप कंटिन्यूसली इंडिया में रहे होने चाहिए। यू शुड बी अ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट,
मींस बाहर आ जा सकते हैं, नॉट कंटिन्यूसली, सॉरी, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। नाउ इसका एक एग्जांपल है सोनिया गांधी, राइट? शी वाज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, राजीव गांधी जी, and when she was married and she stayed in India for 7 years, she applied for registration and she was given. क्यों? Because she is married to a citizen of India. इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स, PIOs एंड OCIs, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी आते हैं। ये क्या है, इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका सारा प्रावधान रजिस्ट्रेशन में है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कवर अप लेंगे। तो PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड OCIs आउटसाइड सिटीजन्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब हम लोग देखेंगे। सबसे अहम ये भी है कि मान लीजिए कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर की, अब वो फॉरेन टेरिटरी एक्वायर की, उसके बाद में इंडियन पार्लियामेंट लॉ पास करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ पास करके सिटीजन्स ऑफ इंडिया कौन होंगे उस टेरिटरी में से, कौन नहीं होंगे, इसमें डिस्टिंग्विश करने की पावर रखती है। मींस इंडियन पार्लियामेंट बताएगा कि अगर वो चाहें तो सबको सिटीजनशिप दे सकते हैं, अगर चाहें तो किसी को भी नहीं देंगे, अगर चाहें तो चुनिंदा लोगों को देंगे। ये ऐसा हुआ था पौंडीचेरी के एक्वायरमेंट के वक्त, राइट? पौंडीचेरी को जब एक्वायर कर लिया गया था, तो पौंडीचेरी को जब एक्वायर किया गया, इट वाज अ फ्रेंच सेटलमेंट इनिशियली, तो जब एक्वायर किया गया तो फिर सबको सिटीजनशिप दे दी गई थी, प्रोवाइड कर दी गई थी। चाहते अगर गवर्नमेंट तो वो रोक भी सकती थी कई लोगों की, और कुछ चुनिंदा लोगों को दे भी सकती थी, बट उन्होंने सबको दे दिया। खैर, अगला आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉ, अब देखो, मिल सकती है तो छीनी भी जा सकती है। तो यार, लॉस ऑफ सिटीजनशिप के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? पहला है रेनंसिएशन, आप खुद छोड़ दो, है ना? वॉलंटरी एक्ट, वॉलंटरी मतलब जब आपने सिटीजनशिप अपनी छोड़ी तो आप अपने फुल सेंसेस में थे, आप 18+ ईयर्स की एज पे थे, आपको किसी ने कंपेल नहीं किया, बंदूक की नोक पे रख के आपसे नहीं करवाया गया, वॉलंटरीली है, आप किसी नशे में नहीं थे, एकदम वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए, और उस वॉलंटरी एक्ट में आपने इंडियन सिटीजनशिप को रेनाउंस कर दिया, ऑन डिक्लेयरिंग रेनाउंसिंग द इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन एक प्रावधान ये भी है कि वॉर के समय, युद्ध में जब एंगेज्ड है भारत, इंडिया व्हेन एंगेज्ड इन वॉर, ऐसे रजिस्ट्रेशंस को विदहेल्ड करेगा, रोक लेगा, नहीं, हम नहीं दे रहे। इसके पीछे कारण क्या है रेनंसिएशन नहीं देने के पीछे? इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि हो सकता है एट द टाइम ऑफ वॉर एनी इंडियन सिटीजन वांट्स टू कोई अपनी कंट्री को छोड़ के जाए, अपना सिटीजनशिप विदहेल्ड कर दे, दूसरी जगह जाए, हो सकता है एनिमी स्टेट में जाके शरण ले और इंडियन खुफिया बातें वहां तक पहुंचाए। सो दैट शुड नॉट बी हैपनिंग, इसीलिए ऐसी डिक्लेरेशंस को विदहेल्ड किया जाएगा, रोक लिया जाएगा। अब जब कोई पर्सन अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है तो उसके माइनर चाइल्ड भी इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मोहम्मद फिदा हुसैन, MF हुसैन। MF हुसैन बहुत ही जाने माने पेंटर थे, बट कंट्रोवर्शियल। इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के पिक्चर्स पेंट किए इन्होंने, which was not at all acceptable to the majority of this nation. तो इन्होंने कहा कि मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम, एंड आई डू नॉट फील सेफ इन इंडिया। ही वेंट टू कतर, एंड कतर में जाके इन्होंने अप्लाई कर दिया कतर सिटीजनशिप के लिए, वहां पे इनको मिल गई, तो इनको अनाउंस करना पड़ा। एंड जब इन्होंने ये रिनाउंस किया तो इनके 18 ईयर्स से बिलो जितने भी चिल्ड्रन थे, they were also by default not the citizen of India.
बट अगर कोई चाहे कि सिटीजन ऑफ इंडिया उसे सिटीजनशिप चाहिए तो उसे क्या करना होगा? तो ऐसे पर्सन 7 साल इंडिया में रह के, 14 साल का प्रोसेस इनको फॉलो नहीं करना, 7 साल इंडिया में रह के 18 साल होने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो हम देख चुके हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्मिनेशन, मान लीजिए कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया उसने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया। जैसे मान लीजिए मैंने यूएसए का सिटीजनशिप एक्वायर किया, तो बाय डिफॉल्ट मुझे टर्मिनेशन इंडियन सिटीजनशिप से मिल जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते, दैट इज व्हाई। अच्छा, ये तब नहीं होगा जब कंट्रीज एंगेज्ड इन वॉर, इसका रीजन मैं बता चुका हूं। रिनंसिएशन आप खुद से छोड़ेंगे, टर्मिनेशन आपको मिल गया, अपने आप आपकी सिटीजनशिप यहां से टर्मिनेट हो जाएगी, आपकी सिटीजनशिप आपकी यहां से अपने आप खत्म हो जाएगी, ये एक अंतर है। तो रिनंसिएशन बाइंड कर रहा है एक इंडिविजुअल को, टर्मिनेशन बाइंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, टर्मिनेशन बाइंड कर रहा है लॉ मेकर्स को, टर्मिनेशन बाउंड कर रहा है एग्जीक्यूटिव को कि देखो उसने वहां की सिटीजनशिप अक्वायर करी, खत्म करो इसकी सिटीजनशिप। और रेनंसिएशन बाइंड कर रहा है इंडिविजुअल को, आपने ले ली, अब आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आप खुद ब खुद छोड़ दीजिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेशन एंड रेनंसिएशन। टर्मिनेशन बाइंड करता है एग्जीक्यूटिव को और रेनंसिएशन बाइंड किसको कर रहा है? इंडिविजुअल को। अगला है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब किसी को आपने डिप्राइव कर दिया, इसका मतलब किसी को आपने वंचित कर दिया, है ना। तो वंचित करना, कैसे वंचित? कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंपल्सरी हो जाता है अगर सिटीजनशिप फ्रॉड्यूलेंट तरीकों से ली गई हो। नेचुरलाइजेशन के वक्त अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए या उससे पहले आप इलीगल इमिग्रेंट थे, योर citizenship will be terminated. Citizen shows disloyalty to the, आप भारत में रह के भारत के संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते, भारत के संविधान को रिस्पेक्ट, भारत के संविधान का सम्मान आपको करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज लीगल सैंक्टिटी इन द लैंड ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सबसे उच्च स्तर पे संविधान ही है और भारत उस संविधान को ही सदैव फॉलो करता है। इसीलिए संविधान का सम्मान करना बहुत 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 मैंडेटरी है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सिटीजनशिप छोड़ी जा सकती है, आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है, डिप्राइव किया जा सकता है आपको सिटीजन होने से। सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। मान लीजिए पाकिस्तान से वॉर है, आपने कम्युनिकेट किया पाकिस्तानी जनरल को और आपने कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर दी, योर सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड देन एंड देयर। वहीं आपकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और देखिए बात आ गई यहां पे, जैसे ही नेचुरलाइजेशन हुआ, नेचुरलाइजेशन के बाद आप किसी कंट्री में गए और वहां पे आपने कोई ऑफेंस किया और वहां पे आपको 3 साल की जेल हो गई या 2 साल से अधिक की जेल हो गई, विद इन 5 years आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, क्योंकि आप भारत के संवैधानिक प्रक्रिया पे एक सवाल हो चुके हैं। कैसे? कि आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल कैसे गई? when you have created an offense, when you have committed an offense for which you have been jailed for 2 years, right? तो इसीलिए अगर 5 साल के अंदर अंदर जैसे ही आपने नेचुरलाइजेशन एक्वायर किया है, उसके 5 साल के अंदर अंदर यदि आप किसी दूसरी कंट्री में 2 साल तक जेल में हैं, तो आपकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जाएगा। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आप कंट्री से बाहर 7 साल तक लगातार रह रहे हैं, मतलब आपका इंटेंट नहीं है, एक तो मैंने बोला ना इंटेंट होना चाहिए, तो नेचुरलाइजेशन होने के बाद में आप 7 साल तक लगातार बाहर रह गए, तुरंत आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा।
राइट। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है या उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो लोग बाहर रह रहे हैं, राइट। तो ये है सारे के सारे प्रावधान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे पीआईओस एंड ओसीआईस। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको कहा था कि 3 सेशन में खत्म होगा, बट हम लोग को 4 सेशन लग जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीएए 2019 के बारे में भी जानें। तो मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।